हेलो स्टूडेंट्स, परिसंचरण तंत्र डिस्कस कर रहे थे अपन। हृदय की बाहरी स्थिति अपन ने पढ़ी थी। हृदय कहाँ स्थित है, हृदय का आकार, हृदय का भार, हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली आवरण, हृदय की भित्ति की दीवारें तीनों। उसके बाद में अपन ने बताया था आवेग उत्पत्ति के आधार पर हृदय दो प्रकार से, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक। तो मानव हृदय मायोजेनिक होता है क्योंकि इसमें आवेग या धड़कन की उत्पत्ति मांसपेशियों जनित है। एक पढ़ा अपन ने कि कोर्डेट में जो जितने पांचों वर्ग हैं उनमें हृदय की स्थिति अलग अलग है। तो मछलियों का हृदय में एक आलिंद एक निलय है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, बाकी सब में दोहरा परिसंचरण बताते हैं, डबल सर्कुलेशन बताते हैं। तो मानव हृदय में भी दोहरा परिसंचरण बताया जाता है। तो अब हृदय की क्रियाविधि अपन पढ़ेंगे। हृदय की क्रियाविधि, हार्ट मैकेनिज्म, हृदय की क्रियाविधि। देखो, मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ बता रहा हूं मैं? मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इसको ध्यान से समझना भाई। हार्ट मैकेनिज्म को, दिल का मामला है। हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिनमें से 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपर वाले दोनों प्रकोष्ठ आलिंद, एट्रियम या ओरिकल बोला जाता है। नीचे वाले दोनों निलय, वेंट्रिकल बोला जाता है। इसमें ये हो गया लेफ्ट ओरिकल, ये राइट ओरिकल या एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। 4 प्रकोष्ठ हो गए, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। फिर वापस से बता रहा हूं मैं। बोर्ड पे स्थिति ये रहेगी, जैसे बोर्ड पे ये बायां तरफ है तो तुम कहोगे लेफ्ट इधर क्यों लिख रहे हो। ये अपने हृदय की स्थिति, तो अब मैं इस तरह से अपने आप को खड़ा करूं तो लेफ्ट ये आएगा ना। तो ये स्थिति अपने अनुसार है। तो बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। मानव हृदय में रुधिर का जो परिसंचरण शुरू होता है वो मैं यहां बता रहा हूं आपको, लंग्स से लेकर फेफड़ों से। हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है 2 तरह से। एक आता है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का शुद्धिकरण, और एक आता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का फिल्टर होना या छनना। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड पूछेगा, शुद्धिकरण पूछेगा, तो उसका मतलब है रुधिर में O2 लेना और CO2 को छोड़ना। ये काम होता है फेफड़ों में। तो रुधिर का शुद्धिकरण पूछेगा तो लंग्स में, फेफड़ों में, और फिल्ट्रेशन पूछेगा तो रुधिर में से यूरिया और अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाना, वो काम होता है अपनी किडनी के अंदर। तो ब्लड का प्योरिफिकेशन पूछेगा तो लंग्स में, और ब्लड का फिल्ट्रेशन पूछेगा तो किडनी के अंदर। अब हमारे फेफड़ों में रुधिर जो यहाँ है O2 को तो ग्रहण करता है, O2 को रुधिर यहाँ से ग्रहण करता है, और यहाँ से रुधिर जो है रुधिर वाहिनियों द्वारा, यहाँ से रुधिर वाहिनियों द्वारा पहुँचता है बायां आलिंद में। अब इसमें जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यानी फेफड़ों से हमारे हार्ट के बायां आलिंद में रुधिर को जो लाया जा रहा है ना, ये रुधिर वाहिनी हो गई। और ये जो रुधिर वाहिनी यहाँ लेकर आती हैं इनका नाम है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। तो दोनों फेफड़ों से पल्मोनरी सिराओं के द्वारा फेफड़ों से रुधिर को बाएं आलिंद में लाया जाता है। ये दोनों तरफ 1 पेयर हैं, एक एक जोड़ी होती है, तो टोटल 4 होती हैं दोनों तरफ से। बाएं और दाएं फेफड़े से एक एक जोड़ी आती है पल्मोनरी सिरा। और इन सिराओं में क्योंकि रुधिर O2 को लेकर आ रहा है, हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजनित रुधिर आ रहा है, तो ये रुधिर बोला जाएगा शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड। ध्यान रखना, शुद्ध रुधिर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और अशुद्ध रुधिर का मतलब जिसमें CO2 प्रेजेंट है। तो ये रुधिर शुद्ध रुधिर कहलाता है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है भाई, O2 प्रेजेंट है, इसमें O2 को लेकर आ रहा है, बाएं आलिंद में आया। अब पहले मैं ये बता रहा हूं ये वाला पार्ट, फिर इसको साथ में लेते हैं अपन। हृदय की जो स्थिति में बता रहा हूं, दोनों आलिंदों के बीच में जो दीवार है अंतर आलिंद पट कहलाएगा।
और आलिंद निलय के बीच में दीवार हो गई तो अंतर आलिंद निलय पट कहलाएगा। तो आलिंद और निलय के बीच में जो दीवार हो गई अंतर आलिंद पट इसको बोलेंगे। और अंतर आलिंद पट पर ये जो बायां आलिंद और बायां निलय है इसके बीच में यहाँ पर जो वाल पाया जाता है ना, यहाँ जो वाल मौजूद है, यहाँ जो वाल मौजूद है वो जो वाल होता है उस वाल की स्थिति क्या है, यहां जो वाल्व होता है उसको बोला जाता है बाइकैप्सिड वाल्व। क्या बोला मैंने बोला है बाइकैप्सिड वाल्व। बाइकैप्सिड वाल्व बाएं आलिंद और बाएं निलय की दीवार पर, बाएं अंतरालिंद निलय पट पर जो वाल्व पाया जा रहा है बाइकैप्सिड वाल्व है। ये जो कपाट कहलाएंगे, इन दोनों के बीच में जो कपाट होंगे अंतरालिंद निलय पट पर वो आलिंद निलय कपाट कहलाएंगे, एवी कपाट कहलाएंगे। अब एवी कपाट दो हो गए, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ आएगा। बाईं तरफ वाला कहला रहा है बाइकैप्सिड, बाइकैप्सिड को हिंदी में बोलते हैं द्विवलनीय। और इधर होता है इधर जो पाया जाता है यहाँ पर जो मौजूद है दाएं आलिंद और दाएं निलय की दीवार पर, ये वाला जो मौजूद है ना वो होता है ट्राइकैप्सिड, यानी इसमें 3 वलन होते हैं, इसको बोला जाता है ट्राइकैप्सिड वाल्व। तो बाएं आलिंद और निलय की दीवार पर तो बाइकैप्सिड और इधर पाया जा रहा है ट्राइकैप्सिड वाल्व। और ये दोनों हो गए एवी कपाट, आलिंद निलय कपाट, क्योंकि आलिंद और निलय के बीच की दीवार पर उपस्थित हैं। ये बाइकैप्सिड और ये ट्राइकैप्सिड। अब मैंने बताया था हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, उसको प्रेशराइज करना ताकि वो बॉडी ऑर्गन में सर्कुलेट हो पाए। हार्ट की धड़कन इस प्रकार से चलती है, ऊपर से नीचे की ओर होते हुए एकांतर लयबद्ध क्रम में, और इसे बोला जाता है लयबद्ध संकुचन। हमने इससे पहले पाचन तंत्र पढ़ा था, हमारी आहार नाल में भोजन का आगे बढ़ना, आहार नाल में पेशियों की जो गति होती है उसको बोलते हैं क्रमांकुंचन गति, अल्टरनेट कंट्रैक्शन। और यहाँ पर जो है वो है लयबद्ध संकुचन, ऊपर से नीचे की तरफ ही स्थिति है, यानी ऊपर से हृदय की पेशियां संकुचन प्रारंभ करती हैं और नीचे की ओर बढ़ती हुई आती हैं और फिर खत्म, फिर वापस से शुरू। तो रेगुलर इंटरवल पर ये चलता है, इसलिए बोलते हैं लयबद्ध संकुचन। सबसे पहले आलिंदों की दीवार में संकुचन होता है। किसकी दीवार में? आलिंदों की दीवार में संकुचन होता है। और आलिंदों की दीवार में संकुचन होगा तो आलिंदों में जो ब्लड है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ प्रेशर जो दाब है वो इनकी तुलना में ज्यादा रहता है, उससे कपाट खुलते हैं। और कपाट खुलेंगे तो बताओ आलिंद से रुधिर किस में आएगा? निलय में आएगा, दोनों तरफ से, इधर से दाएं बाएं निलय में, इधर से दाएं निलय में। अब निलय की जो दीवार है ना वहां पर भी जो वाल पाए जाते हैं, उन वाल की स्थिति क्या है? निलय की जो पट है उस पे जो वाल पाए जाते हैं उन वाल में स्थिति ये है कि ये जो वाल होते हैं वो होते हैं अर्धचंद्राकार, दोनों तरफ सेम अर्धचंद्राकार वाल पाए जाते हैं, इधर भी और इधर भी। तो यहां जो वाल हो गए वो हो गए अर्धचंद्राकार वाल, ये हो गए निलय कपाट। भाई ये निलय कपाट हो गए। तो वाल अभी जो मैंने बताया, एक तो बताए आलिंद और निलय की दीवार पर, वो तो बोले जाते हैं आलिंद निलय कपाट, जो बाईं तरफ है बाइकैप्सिड, दाईं तरफ है ट्राइकैप्सिड। और फिर निलय की दीवार पर वो बता रहा हूं मैं अर्धचंद्राकार वाल पाए जाते हैं, दोनों 3-3 होते हैं संख्या में, 3-3 अर्धचंद्राकार वाल मौजूद रहते हैं, जिनका काम हृदय जब रुधिर बाहर निकलता है उसको वापस जाने से रोकना होता है। इनका काम है निलय में से आलिंद में, जब आलिंद से रुधिर निलय में आ जाता है तो उसको वापस आलिंद में जाने से रोकना। अब अभी जो मैं बता रहा था, हृदय की धड़कन जो प्रारंभ होती है, हृदय की धड़कन की उत्पत्ति, यहां से हृदय की धड़कन ऊपर से नीचे जो जाती है लयबद्ध संकुचन, उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है उसको अपन अगर एक बार डिस्कस करेंगे तो हृदय की धड़कन की उत्पत्ति, उसके लिए मांसपेशियों की घुंडी पाई जाती है दाएं आलिंद
की दीवार पर, और वो जो मांसपेशियों की घुंडी होती है ना दाएं आलिंद की दीवार पर, उस मांसपेशी की घुंडी में, उस मांसपेशी की घुंडी को नाम दिया जाता है, इसको नाम देते हैं ऐसे नोड। सुना हो अगर अपने नाम तो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऐसे नोड, ऐसे नोड। और नोड बोलते हैं भाई घुंडी को, घुंडी। एस ए नोड, साइनो ओरिकल नोड, सिरा आलिंद घुंडी। दाएं आलिंद और सिराएं जब यहां आकर खुलेंगी, महासिराएं, उनके जोड़ पर ये पाई जाती है, मांसपेशियों की घुंडी है। इसी के द्वारा आवेग की उत्पत्ति होती है, तो इसे बोला जाता है हृदय का पेसमेकर। फेमस क्वेश्चन है ये, पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है, यानी हृदय की धड़कन की उत्पत्ति कौन करवाता है। तो पेसमेकर ऑफ हार्ट पूछेगा तो क्या नाम दिया जाएगा, ऐसे नोड। ऐसे नोड हृदय का पेसमेकर कहलाता है, इसके द्वारा आवेग उत्पन्न होते हैं। सेम इसी प्रकार की घुंडी जो ये अपन ने बताई, ऐसे नोड, इसी प्रकार की घुंडी पाई जाती है आलिंद और दाएं आलिंद और निलय की दीवार पर भी। अब ये आलिंद और निलय की दीवार पर मौजूद है, तो इसको नाम दिया जाता है, बताओ क्या नाम देंगे इसको, इसको नाम दिया जाता है एवी नोड, यानी आलिंद निलय घुंडी। एवी नोड, ओरिकल वेंट्रिकल नोड, आलिंद निलय घुंडी। तो इससे जो आवेग उत्पन्न होते हैं उनको वो आवेग ग्रहण किए जाते हैं एवी नोड के द्वारा। एवी नोड के साथ में साइंटिस्ट के साथ में नाम जोड़ा जाता है यहाँ पर हिजका बंडल, एवी नोड के साथ में हिजका बंडल। और यहाँ से जो आवेग है ना, वो आवेग निलय की दीवार में प्रसारित होते हैं, और ये निलय की दीवार में प्रसारित होकर जो तंत्र बनाते हैं उसको साइंटिस्ट के आधार पे नाम देते हैं परकिंजे तंतु। तो धड़कन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ऐसे नोड से, फिर वहां से किस में प्रसारित होती है, ये जो यहाँ से प्रसारण होता है वो होता है एवी नोड में, और एवी नोड से फिर यहाँ से हिजका बंडल और फिर निलय की दीवार में प्रसारित होना परकिंजे तंतु। तो ये जो बोले जाते हैं परकिंजे तंतु। परकिंजे तंतु। इस तरह से हृदय की धड़कन यहां तक आएगी, तो यहां से उत्पत्ति होगी, यहां से एवी नोड में आता है, एवी नोड के द्वारा फिर हिजके बंडल से परकिंजे तंतु द्वारा निलय की दीवार में प्रसारित की जाती है। तो ये तो बोला जाता है पेस मेकर, और इसको बोलते हैं पेस सेटर। ऐसे नोड तो बोला जाता है हृदय का पेस मेकर, और एवी नोड बोला जाता है हृदय का पेस सेटर। तो इसको तो बोलेंगे, इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है पेस मेकर, हृदय का पेस मेकर, धड़कन की उत्पत्ति, और इसको बोला जाता है पेस सेटर, धड़कन का प्रसार आगे करना, हृदय की पूरी दीवार में धड़कन को प्रसारित करना, उसका नियंत्रण करना। तो धड़कन पद की उत्पत्ति ऐसे नोड, फिर वहां से आवेग ग्रहण किया जाता है एवी नोड द्वारा पेस सेटर, और फिर परकिंजे तंतुओं द्वारा निलय की दीवार में। तो अगर पूछेगा धड़कन की हृदय में आवेग का क्रम जो रहता है प्रसारित होने का, वो क्या रहता है, ऐसे नोड, एवी नोड, हिजका बंडल, पुरकिंजे तंतु, इस तरह से बोला जाता है। या ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे तंतु, हिजका बंडल आ जाए तो फिर एवी नोड के साथ में लिखोगे उसे, इस तरह से उत्पन्न होती है। अब यहां से सबसे पहले क्या होगा, यानी हृदय में धड़कन जो चलती है उसकी स्थिति क्या है, सबसे पहले होता है आलिंद में सिस्टोल। एक धड़कन जो चलती है, यानी ये जो एक पूरा लयबद्ध संकुचन होगा उसे नाम दिया जाता है हृदय चक्र। क्या नाम दिया जाता है अभी, हृदय चक्र, एक धड़कन जो बताई जाती है। अब इस हृदय चक्र में, यानी यहां से यहां तक जो लयबद्ध संकुचन चलता है उसमें 3 स्टेप होती हैं, और इसमें सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है आलिंद सिस्टोल। ध्यान से सुनना इसको, पहली स्टेप में मैं क्या बता रहा हूं, आलिंद सिस्टोल। और आलिंद जो सिस्टोल है, चलो ये चीज बताने से पहले एक बार थोड़ा सा
मैं पहले एक बार रुधिर वाहिनी द्वारा इसका पथ बता देता हूं, फिर उसके बाद में अपन इसको ले लेंगे। ये बताया अपन ने धड़कन की उत्पत्ति आ गई। अब देखो रुधिर जो आया, फेफड़ों से जो रुधिर आया वो ऑक्सीजन वाला रुधिर आया बाएं आलिंद से किस में जाएगा, बाएं नीले में। वाल का खुलना बंद होना ही हृदय चक्कर में अभी बताऊंगा, पहले पथ बता देता हूं एक बार। यहां से बाएं नीले में, बाएं नीले से रुधिर जो बाहर जाता है वो बाएं नीले से जो रुधिर बाहर जाता है इसको नाम दिया जाता है महाधमनी। ये एक ही निकलती है, बड़ी एरोटा, तो इसको जो नाम दिया जाता है महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी, डोर्सल एरोटा। क्वेश्चन आता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी, अपने बताया धमनी, सिराएं, केशिकाएं, सबसे छोटी केशिकाएं, सबसे बड़ी पूछेगा तो यही नाम आएगा, डोर्सल एरोटा, पृष्ठ महाधमनी। पटवार के पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन आए थे परिसंचरण तंत्र से। एंटीबॉडी निर्माण में कौन सा प्रोटीन आता है, गामा ग्लोबुलिन। दूसरा बताया मैंने आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, और शरीर की सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी तो नाम यह आएगा पृष्ठ महाधमनी, डोर्सल एरोटा। तो ये जो यहां से ये निकलती है बाएं नीले से, और बाएं नीले से निकलकर ये पृष्ठ महाधमनी, देखो ये यहां से निकलकर हमारे हार्ट के पीछे घूम जाती है, और हार्ट के पीछे से, हार्ट के पीछे की तरफ अपने मौजूद है मेरुदंड, वर्टिबल कॉलम मेरुदंड। ये मेरुदंड जो अपने रीढ़ की हड्डी जो अपन बोलते हैं मेरुदंड, और मेरुदंड के साथ में ये पृष्ठ महाधमनी यहां से निकली, और फिर मेरुदंड के साथ में ये अवस्थित होती है कौन, तो मेरुदंड जहां किसी भी जंतु में जिधर उसका मेरुदंड पाया जाता है वो बोलते हैं पृष्ठ, डोर्सल सरफेस, ये पीठ बोलते हैं जो अपन, पृष्ठ भाग। और इसके इस पृष्ठ भाग पर ये महाधमनी पाई जा रही है, तो नाम दिया जाता है पृष्ठ महाधमनी, डोर्सल एरोटा, इसको नाम दिया जाता है। और अब निकलती हैं इसकी शाखाएं, जिनको बोला जाता है धमनियां। ये धमनियां अपन बोलते हैं, धमनियां निकलती हैं यहां से, और ये धमनियां अपने बॉडी के सभी ऑर्गेन्स में जाती हैं, पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इनका काम होता है धमनियों का। तो ये यहां से एक निकलती है और हृदय के पीछे घूम जाती है, हृदय के पीछे मेरुदंड है, मेरुदंड जो जिधर स्थित होती है वो पृष्ठ भाग है, और ये बड़ी सबसे एक ही निकलती है, इसलिए नाम देते हैं पृष्ठ महाधमनी। और इससे फिर धमनियां निकलती हैं जो सभी बॉडी ऑर्गेन में जाती हैं, तो अपने सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन धमनियों के द्वारा। तो ये जो स्थिति अपन ने बताई कि किस तरह से पृष्ठ महाधमनी लेकर ब्लड को लेकर जाएगी, वो अपन ने बताया। तो यहां से ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहां से जो ब्लड जाता है, तो ये मैंने अपन ने बता दी पृष्ठ महाधमनी, डोर्सल एरोटा, पृष्ठ महाधमनी, जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है। अब पृष्ठ महाधमनी जाती है बॉडी ऑर्गेन्स में, कहाँ जाती है भाई, बॉडी ऑर्गेन्स में जाती है, बॉडी ऑर्गेन्स में जाती है। तो ये अपन ने ले ली ये अपन ने जो ली पृष्ठ महाधमनी, ये तो एक ही जाती है, लेकिन इसकी बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं। और ये जो पृष्ठ महाधमनी है ना, जो एक जा रही है, ये जाती है बॉडी ऑर्गेन्स में। ये अपन ने मान लिए लंग्स को छोड़कर, देखो लंग्स भी बॉडी ऑर्गेन है, उसको छोड़कर बाकी सभी बॉडी ऑर्गेन्स में ब्लड को पहुंचाने का काम धमनियां करती हैं। तो ये तो पृष्ठ महाधमनी तो एक निकलती है, लेकिन पृष्ठ महाधमनी से बहुत सारी धमनियां निकलेंगी, और ये जो धमनियां है ना, ये बॉडी ऑर्गेन में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। तो इस तरह से पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो कौन कर रही है भाई, धमनियां, आर्टरीज कर रही हैं। और ये जो धमनियां है, ये ऑक्सीजन वाला रुधिर है, तो कौन सा रुधिर बोला जाएगा, शुद्ध रुधिर, ये बोला जाएगा।
धमनियों के द्वारा बॉडी ऑर्गेन्स में ब्लड को पहुंचाया गया। और ब्लड को पहुंचाने का मतलब किसको पहुंचाया गया? ये जो बॉडी ऑर्गेन में जो ब्लड को पहुंचाया गया, तो पहुंचाया किसको गया? ऑक्सीजन को। और यहां आकर ब्लड ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। बॉडी ऑर्गेन्स में ऑक्सीजन की, रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन को पहुंचा दिया गया, यहां आकर ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। और अब यहां से अंतिम सिरे, जो अपन ने बताया था, मैंने डिस्कस किया था पहले लसिका में, धमनियों के अंतिम पतले सिरे होते हैं केशिकाएं, और केशिकाएं कोशिकाओं के संपर्क में जाती हैं, जहां सीधा रुधिर का आदान प्रदान, पदार्थों का आदान प्रदान लसिका के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज कोशिकाओं में जाते हैं, वहां ऊर्जा बनती है, ऊर्जा यानी एटीपी, साथ में बनती है CO2। अब CO2 कोशिकाओं में अपशिष्ट है, तो यहां से CO2 को रुधिर में वापस आएगा लसिका से, और रुधिर उसको वापस लेकर आएगा। तो बॉडी ऑर्गेन्स में ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया गया रुधिर के द्वारा, और यहां से अब CO2 को ग्रहण किया जाएगा। CO2 को यहां से लिया जाएगा। अब CO2 जब यहां से ली जाएगी, CO2 को यहां से लिया जाएगा, यहां से ग्रहण किया जाएगा, और यहां से ग्रहण करके जब CO2 को लाया जाता है, तो यहां से लाने का जो काम करती हैं, वो काम करती हैं सिराएं, और सिराएं मिलकर बनती है महाशिरा। वापस जो लाती हैं वो सिराएं, और सिराएं मिलकर बनती है महाशिरा। ये महाशिरा दो होती हैं भाई। बॉडी ऑर्गेन से रुधिर को जो वापस ला रही है वो सिराएं हैं, और सिराएं मिलकर बनती है महाशिरा। एक तो नाम दिया जाता है अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और एक नाम देते हैं पश्चिम महाशिरा, इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये दो महाशिराएं बनती हैं सिराओं के मिलने से, और ये महाशिराएं रुधिर को लेकर आ रही हैं। और रुधिर को लाने का मतलब किसको ला रही हैं भाई? CO2 को ला रही हैं। तो बताओ, ये जो रुधिर आएगा ये अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? CO2 वाला रुधिर है, तो कैसा हुआ? ये अशुद्ध रुधिर हुआ। ये हुआ अशुद्ध रुधिर। और ये रुधिर जो है अशुद्ध, दोनों महाशिरा आकर खुली दाएं आलिंद में। इसका मतलब हृदय के बाएं भाग से तो शुद्ध रुधिर का प्रवाह हो रहा है, और दाएं भाग से आता है अशुद्ध रुधिर। अब यहां वही सेम प्रोसेस है, यहां से रुधिर बाहर निकलेगा, बाहर निकलकर, अब क्योंकि ये अशुद्ध वाला है यानी जिसमें CO2 मौजूद है, तो बताओ इसको कहां पंप किया जाएगा? ऑब्वियसली फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़ों में तो CO2 को छोड़ेंगे अपन। तो यहां से रुधिर को पंप किया जाता है फेफड़ों में, लंग्स में, और यहां से यहां तक पहुंचाने का जो काम करती है उसको नाम देते हैं पल्मोनरी धमनी। और ये जो रुधिर है वो कौन सा है भाई? ये रुधिर है अशुद्ध रुधिर, ये अशुद्ध रुधिर है। अब समझो इसे वापस से, जो पथ मैंने पूरा बता दिया है कि ब्लड किस प्रकार से कहां जा रहा है। और किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो पूरा जो अपन ने बताया एक बार। और ये इस तरह से का आना, देखो इधर मैंने बताया था फेफड़ों से रुधिर ऑक्सीजन को लेकर आता है, यहां से आता है रुधिर बाएं आलिंद में, लाने का काम करती है पल्मोनरी शिरा। इसमें O2 है तो शुद्ध रुधिर, यहां से बाएं नीले में जाएगा। धड़कन, हृदय दाब कैसे बना रहा है वो भी अपन बताएंगे। अपन यहां से बाहर निकलता है पृष्ठ महाधमनी, शरीर की सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी, इससे बहुत सारी धमनियां निकलती है, और रुधिर जाता है बॉडी ऑर्गेन्स में, वहां ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, कोशिकाओं में जाती है, ऊर्जा बनती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, साथ में बनती है CO2 को रुधिर वापस लेकर आता है, सिराएं आती हैं, सिराएं मिलकर बनती है महाशिरा, जिसमें एक नाम तो आता है अग्र महाशिरा और एक नाम आता है पश्च महाशिरा। ये दोनों महाशिरा आकर खुलती हैं दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से रुधिर दाएं नीले में, और फिर पल्मोनरी धमनी के द्वारा वापस से फेफड़ों में, और यहां लाकर CO2 को मुक्त कर दिया जाता है। इस तरह से O2 फेफड़ों में O2 रुधिर
कि जो फेफड़ों में वायु कूपिकाएं जो होती हैं, जिनमें वायु भरी होती है, वहां से रुधिर O2 को लेता है। यहाँ जो आदान प्रदान होता है वो विसरण विधि है। दाब के अनुसार विसरण विधि से दाब के अनुसार O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। जो O2 ली जाती है वायु कूपिकाओं से रुधिर में जाती है और रुधिर से CO2 वायु कूपिकाओं में आती है। इस तरह से आदान प्रदान यहाँ होता है विसरण विधि से, ध्यान रखना। और पूरे राउंड में अगर अपन एक पूरे राउंड में देखें तो हमारे हार्ट से रुधिर 2 बार गुजरा, बाईं तरफ से गुजरा शुद्ध रूप में, फिर दाईं तरफ से गुजरा अशुद्ध रूप में। तो एक पूरा राउंड जो एक चक्र है उसमें हृदय से रुधिर 2 बार गुजर रहा है, एक बार शुद्ध रूप में और एक बार अशुद्ध रूप में, और इसे बोला जाता है दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। ये बोला जाता है इसको दोहरा परिसंचरण, यानी शुद्ध और अशुद्ध रुधिर बिल्कुल अलग अलग रूप से बह रहे हैं। अब हृदय का काम क्या रहा भाई? हृदय का काम केवल और केवल रहा ब्लड को पंप करना, प्रेशर बढ़ना। हमारे शरीर की मोटर है, ये पंपिंग स्टेशन है, ब्लड को पंप करता है। हृदय की धड़कन मैंने बताई, पेसमेकर ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न होती है जो मांसपेशियों की घुंडी है, इसको पेसमेकर बोला जाता है। यहाँ से आवेग ग्रहण किया जाता है एवी नोड द्वारा, जिसे पेस सेटर बोलते हैं, और फिर यहाँ से ये नीले की दीवार में प्रसारित होते हैं परकिंजे तंतु। अब आवेग जो उत्पन्न होगा, लयबद्ध संकुचन जो चलता है ऊपर से नीचे, तो हृदय चक्र में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आलिंद में संकुचन, सिकुड़ना, आलिंदों का सिकुड़ना, जिसे बोलते हैं सिस्टोल प्रकुंचन। तो हृदय की धड़कन जब उत्पन्न हुई ऊपर से नीचे तक लयबद्ध संकुचन में, हृदय चक्र में पहला काम होता है आलिंद का संकुचन, सिस्टोल, आलिंद प्रकुंचन। और आलिंद का जैसे ही सिस्टोल होता है तो रुधिर पर दाब बनता है। ये दाब नीले की दाब की तुलना में ज्यादा है, तो ये कपाट खुल जाते हैं। कौन कौन से? एवी कपाट, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड, आली नीला जो कपाट है ये दोनों खुलते हैं। तो इधर से शुद्ध रुधिर बाएं नीले में आया, इधर से अशुद्ध रुधिर दाएं नीले में आया। ध्यान रखना, दोनों काम साथ में चलेंगे, बह रहा है अलग अलग लेकिन काम साथ में। तो आलिन नीले कपाट का खुलते ही रुधिर आलिन से नीले में ट्रांसफर होगा, और जैसे ये रुधिर इसमें गया, जैसे ये रुधिर इसमें ट्रांसफर हुआ, अब नीले में तो होगा सिस्टोल प्रकुंचन, इनमें संकुचन प्रारंभ होगा, पीछे से आलिंद में होगा डायस्टोल, और डायस्टोल है अनुशिथिलन, प्रसार होना। तो दो शब्द हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब है प्रकुंचन और डायस्टोल का मतलब है अनुशिथिलन, प्रसारित होना। तो सबसे पहला काम हुआ आलिंद में सिस्टोल। आलिंद में सिस्टोल हुआ, बाइकैप्सिड ट्राइकैप्सिड वाल्व खुल गए, रुधिर आलिंद से नीले में प्रवाहित हो गया। फिर नीले में सिस्टोल हुआ, नीले में जब सिस्टोल आता है तो आलिंद में पीछे से डायस्टोल होता है, ये दोनों काम साथ होते हैं। अब आलिंद में डायस्टोल होता है तो फिर इधर दाब कम हो गया और इसमें सिस्टोल है, दाब बढ़ गया, तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड। जैसे ही बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वाल्व बंद होते हैं तब आती है लब ध्वनि। लब, हृदय धड़कन में दो आवाज आती है, एक तो आता है लब और एक आता है डप। जो मैं बता रहा हूं आपको, हृदय चक्र और हृदय चक्र में पहला चरण है आलिंद सिस्टोल। आलिंद का सिस्टोल, और सिस्टोल का मतलब है संकुचन, यानी सबसे पहले आलिंद में सिस्टोल हो रहा है, संकुचन हो रहा है। और आलिंद सिस्टोल में जो समय लगता है वो है 0.1 सेकेंड। आलिंद के सिस्टोल में कितना समय लगा भाई? 0.1 सेकेंड, आलिंदों में संकुचित होने में। आलिंद सिस्टोल होते ही ये वाल्व खुल गए और रुधिर आलिंद से नीले में आ गया। अब जैसे इसमें सिस्टोल हुआ, अब इसके बाद में नीले में सिस्टोल होगा, नीले सिस्टोल। अब मैंने तुम्हें बताया था जब नीले में सिस्टोल होता है तो आलिंद में डायस्टोल होता है। आलिंद में क्या होता है भाई? डायस्टोल। और नीले के सिस्टोल में जो समय लगता है वो लगता है 0.3 सेकेंड। आलिंद के सिस्टोल में कितना समय लगा? 0.1। नीले के सिस्टोल में कितना लगा? 0.3। तो इसका मतलब नीले वाले जो चैम्बर हैं वो आलिंद से थोड़े बड़े हैं, और जैसे इनमें सिस्टोल होगा,
आलिन में सिस्टोल हुआ, रुधिर आलिन से नीले में आ गया। अब नीले में सिस्टोल हो रहा है तो ये वाल्व बंद हो रहे हैं, क्योंकि इधर डायस्टोल हो रहा है साथ में, तो दाब से वाल्व वापस खींच लिए जाते हैं। जब ये वाल्व बंद होते हैं ना, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड, ये दोनों वाल्व बंद होते हैं, तब आवाज होती है लब ध्वनि। हार्ट की जो ध्वनि है, हृदय ध्वनि, वो दो बोली जाती है। हृदय ध्वनि जिसे स्टेथोस्कोप से सुना जाता है, हृदय ध्वनि, एक तो आता है लब ध्वनि और दूसरी आती है डप। लब ध्वनि और डप ध्वनि। लब ध्वनि है एवी कपाट बंद होना। जनरल स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है खुलना, ध्यान रखना, ये एवी कपाट बंद होना। एवी कपाट कौन से, ये जो बताए मैंने, आलिन नीले कपाट, दोनों साथ में। जब ये वाल्व बंद होंगे तो आवाज आती है लब। अब जैसे इसमें संकुचन हुआ, ये जो बताया अपन ने नीले सिस्टोल, जैसे संकुचना दाब से अब ये वाल्व खुलते हैं, कौन से, अर्धचंद्राकार वाल्व, ये दोनों वाल्व खुलते हैं। और ये दोनों वाल्व जब खुलेंगे तो रुधिर निलय से अब किस में प्रसारित होगा, प्रवाहित होगा, धमनियों के अंदर, धमनियों में आ जाएगा। ये जो आएगा और इसमें समय लगा 0.3 सेकेंड और रुधिर निलय से धमनियों में आ गया। अब जैसे इसमें आएगा, अब पीछे से निलय में भी क्या होगा, अब निलय में भी डायस्टोल होगा। अच्छा बताओ, मैंने बताया सबसे पहलवा आलिंद में सिस्टोल, आलिंद का संकुचित होना, निलय में भी, इसके बाद में और निलय में सिस्टोल। जब निलय में सिस्टोल हुआ, संकुचन हुआ, आलिंद में डायस्टोल हुआ पीछे से, तभी वो ये वाल्व बंद होंगे, आलिंद में डायस्टोल प्रसारित होना, अनुशिथिलन। और अब जैसे ही रुधिर बाहर आ गया, अब इसमें भी डायस्टोल होगा। और ये जब डायस्टोल होगा, बताओ ये वो पहले से डायस्टोल हो चुके और अब ये भी डायस्टोल होंगे, तो बताओ पूरा का पूरा हृदय ही डायस्टोल में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको पूर्ण हृदय डायस्टोल भी बोलते हैं। तीसरी स्टेप जो बोलते हैं पूर्ण हृदय डायस्टोल। और पूर्ण हृदय डायस्टोल में समय लगता है 0.4 सेकेंड, ये स्थिति आती है। तो इस तरह से ये पूरा अगर टाइम काउंट किया जाए, ये पूरा टाइम हो जाता है 0.8 सेकेंड। एक हृदय चक्र जो आ गया, एक हृदय चक्र का समय जो आ गया, देखो क्या क्या बताया मैंने, आलिंद में सिस्टोल 0.1, निलय में सिस्टोल 0.3, पूर्ण हृदय डायस्टोल 0.4, टोटल टाइम हो गया ये एक हृदय चक्र का 0.8 सेकेंड। ये टोटल टाइम हो गया एक धड़कन का। अब देखो इसे एक धड़कन में 3 काम हुए हैं। सबसे पहले आलिंद में सिस्टोल 0.1 सेकेंड, फिर वाल्व खुल जाना, निलय में आ जाना। अब निलय में सिस्टोल 0.3 सेकेंड और इसमें डायस्टोल। और फिर जैसे इसमें सिस्टोल हुआ, रुधिर बाहर आया, और अब इनमें भी डायस्टोल होगा। जब इनमें डायस्टोल होगा तो ये वाल्व भी बंद होंगे। कौन कौन से, अर्धचंद्राकार वाल्व, दोनों बंद होंगे। और जब ये वाल्व बंद होंगे ना, तब जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो आएगी डब। तो ये है निलय, अर्धचंद्राकार कपाट का बंद होना या निलय कपाट का बंद होना। तो हमारे हृदय की धड़कन में ध्वनि चलती है लब डप लब डप, लब डप लब डप, जिसमें लब ध्वनि है ये वाल्व बंद होना, डप ध्वनि है ये वाल्व बंद होना, बंद होना, ध्यान रखना। यहां से ये जो समय लगा पने, इस समय को मैं एक बार वापस से आपको बता रहा हूं कि हृदय की धड़कन ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न होती है। सबसे पहले आलिंद में संकुचन होता है, सिस्टोल, वाल्व खुलते हैं, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड, जिनको अपन आलिंद निलय कपाट कहते हैं। आलिंद से रुधिर निलय में आ जाता है। अब निलय में सिस्टोल होता है, निलय में जब सिस्टोल होता है, आलिंद में डायस्टोल होता है। मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल है संकुचन, डायस्टोल है अनुशिथिलन प्रसार। सबसे पहले हुआ आलिंद में सिस्टोल 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। उसके बाद में हुआ निलय में सिस्टोल, निलय में जब सिस्टोल हुआ 0.3 सेकेंड और रुधिर आ गया बाहर। किससे बाहर आ गया, हृदय से बाहर। इन वाल्व का बंद होना लब ध्वनि, इन वाल्व का बंद होना डप ध्वनि। तो एक हृदय चक्र में समय लगा 0.8 सेकेंड। तो बताओ 1 मिनट में कितनी धड़कन हुई। 1 मिनट की अगर अपन धड़कन निकालेंगे भाई, एक हृदय चक्र में समय लग रहा है 0.8 सेकेंड। तो 1 मिनट में धड़कन कितनी हो गई, 1 मिनट में धड़कन हो गई
60/0.8, तो ये हो गई 72 धड़कन। तो सामान्य रूप से अपने जो हृदय धड़कन बताई जाती है वो बताई जाती है 72 सामान्य रूप से जो बताते हैं। ये हृदय चक्र के अनुसार जो अपन ने इसमें निकाला 72 जो अपन बता रहे हैं उसके अनुसार। अब यहाँ पर जो अपन ने बताया डायग्राम पे मैं वापस आ रहा हूँ और हृदय चक्र के बारे में मैंने जो बताया था, देखो मैंने जो शुरू किया था परिसंचरण, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर रुधिर आता है बाएं आलिंद में और अन्य फेफड़ों के अलावा अन्य बॉडी ऑर्गेन से रुधिर CO2 वाले रुधिर को लाया जाता है दाएं आलिंद में। तो बाएं में आया शुद्ध रुधिर, दाएं में आया अशुद्ध रुधिर। आने के बाद में आलिंदों में संकुचन हुआ। इनमें रुधिर तभी आएगा जब ये शिथिलन में रहेंगे। इनमें रुधिर आते ही रुधिर पर धड़कन पर से जो प्रेशर बना, प्रेशर की वजह से ये वाल्व खुले, रुधिर आलिंदों से नीलों में चला गया, इधर शुद्ध और इधर अशुद्ध। जैसे ही रुधिर इसमें गया, अब इनमें हो रहा है प्रसार, इनमें प्रसार और इधर हो रहा है संकुचन, आलिंद में प्रसार, नीले में संकुचन। इससे ये वाल्व, जैसे इसमें प्रसार होता है ये वाल्व खींचकर बंद हो जाते हैं दोनों, बाइकैप्सिड ट्राइकैप्सिड लब्ध बने। अब इनमें संकुचन होता है, संकुचन होता है तो ये वाल्व खुलते हैं, वाल्व खुलते ही रुधिर धमनियों में आ गया। अब रुधिर बाहर गया, अब नीले में भी क्या होता है प्रसार, अनुशीतलन डायस्टोल। अब ये वाल्व खींचकर बंद हो जाते हैं, तब आवाज आती है डब। इसके सिस्टोल में समय लगा 0.1, इसके सिस्टोल में समय लगा 0.3। पूर्ण नीले के डायस्टोल या पूर्ण हृदय डायस्टोल बोलते हैं तो पूरा समय लगता है 0.4 सेकेंड। इस तरह से ये पूरा 0.8 सेकेंड का एक हृदय चक्र रहता है। और 1 मिनट की धड़कन की बात हो गई तो ये 72 धड़कन होगी इस आधार पे। ये जो अपन ने बताई जो। अब हृदय से संबंधित जो अपन ने बताया कि सामान्य रूप से हृदय की धड़कन 72 पर मिनट होती है। अगर इसको पूछा जाए भ्रूणावस्था में हृदय की धड़कन तो आप बताओगे 140 पर मिनट। भ्रूणावस्था में हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट। वयस्क में सामान्य रूप से होती है कितनी भाई 72 पर मिनट। अधिकतम जस्ट डबल याद रखोगे 144 पर मिनट। और न्यूनतम, ये वयस्क की बात कर रहे हैं अपन, भ्रूणावस्था में 140 प्रति मिनट, वयस्क में सामान्य रूप से 72 प्रति मिनट, अधिकतम 144 प्रति मिनट और न्यूनतम 40 प्रति मिनट। एक बार मैं इसको आगे ले लेता हूं। हृदय धड़कन, हृदय धड़कन हार्ट बीट, हार्ट जो बीट है सुना जाता है स्टेथोस्कोप। किससे सुना जाता है भाई? स्टेथोस्कोप से। और इस स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, डॉक्टर के गले में देखते हैं अपन। भ्रूण अवस्था में HBR का फुल फॉर्म हो गया हार्ट बीट रेट, हृदय स्पंदन दर, हार्ट बीट रेट जो बोलते हैं अपन, हार्ट बीट रेट। तो भ्रूणावस्था में बताई जाती है भाई ये 140 पर मिनट। और वयस्क में, एडल्ट की बात करें, वयस्क में सामान्यतः होती है ये 72 पर मिनट। वयस्क में अधिकतम, वयस्क में सामान्य रूप से बताई 72 पर मिनट, अधिकतम 100 जस्ट डबल याद रखोगे और न्यूनतम पूछेगा तो 40 पर मिनट, 40 प्रति मिनट, ये बताते हैं इसमें। अब इसी से संबंधित अपन डिस्कस, तो मैंने बताया भ्रूणावस्था में 140 प्रति मिनट, वयस्क में सामान्य रूप से 72, अधिकतम 144, न्यूनतम बोली जाती है 40। अगर हृदय की धड़कन 40 प्रति मिनट से कम हो जाती है तो उसे बोला जाता है हार्ट फेल। तो हार्ट फेल का मतलब है हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। ये कब माना जाता है? जब HBR, जब हार्ट बीट रेट लेस देन 40 पर मिनट, जब हृदय की धड़कन 40 पर मिनट से कम हो जाती है उसको बोला जाता है हार्ट फेल, हृदय ने काम करना बंद कर दिया। यानी अब हृदय ब्लड पर इतना प्रेशर नहीं बना पा रहा कि वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगा, उसको बोला जाता है हृदय ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट फेल।
सामान्य रूप से 72 पर मिनट, अधिकतम न्यूनतम। यानी हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भाई? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार। कई नौजवानों का दूसरों के लिए जोरों से भी धड़कता है कि नहीं धड़कता? वो कहता है जिया धड़क धड़क जाए। अरे और कई शब्द सुन लो, मैंने दिल तुझको दिया, हमारा दिल आपके पास है, हम आपके दिल में रहते हैं। हमारे हार्ट बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो लाइफ टाइम बिना रुके थके लगातार काम करता है। अगर इसे तुम दूसरों के भरोसे छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? तो हृदय को इसको किसी भरोसे मत छोड़ा करो, कोई बीमारी नहीं आएगी। क्वेश्चन आता है हमारे शरीर में सबसे तेज काम करने वाला अंग। अपन ने बताया था एक हृदय चक्र में समय लग रहा है 0.8 सेकेंड। और एक हृदय चक्र का मतलब है, एक हृदय चक्र का मतलब है रुधिर आलिंदों में आना, आलिंद निलय कपाट का खुलना, निलय में आना, फिर इन कपाट का बंद होना, इन कपाट का खुलना, रुधिर बाहर आना, फिर इन कपाट का बंद होना। विद इन 0.8 सेकेंड यहां से रुधिर यहां तक पंप कर दिया जाता है। तो बताओ, अगर पूछेगा हमारे बॉडी में सबसे तेज काम करने वाला अंग कौन सा है भाई? हार्ट है। अब बताओ इतनी तेजी से ये काम कर रहा है तो इसके पास में सोचने का टाइम है क्या? तो इसको बेवजह बदनाम मत किया करो। इसके पास में बेचारे के पास समय कहां पर है? गड़बड़ कौन करता है? गड़बड़ जो करता है ना सारी, वो करता है, कौन करता है भाई? मस्तिष्क। इसको मस्तिष्क नाम ऐसे ही थोड़ी पड़ा है, ये होता है मस्त प्लस इश्क। इश्क में मस्त कौन है? मस्तिष्क है। तो सारी प्रॉब्लम तो ये करता है, इसलिए हार्ट को कभी बदनाम मत किया करो। तो इसलिए बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। इसे हमेशा बिजी रखो, इसे कभी भी फ्री मत रखो, इसको बिजी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वयस्क में सामान्य रूप से हृदय की धड़कन है 72 पर मिनट, अधिकतम 144, न्यूनतम 40। अगर 40 से हार्ट बीट डाउन रहती है उसे बोला जाता है हार्ट फेल, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद में देखो और जो मैं शब्द बता रहा हूं इसी में देखो, एक शब्द तो मैं लिख रहा हूं टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया है उच्च HBR, हृदय धड़कन का ज्यादा रहना, टेकीकार्डिया या बीपी ज्यादा रहना। भाई धड़कन ज्यादा रहेगी तो अपने आप ही हो गया ना, बीपी ज्यादा रहना। ब्रेडीकार्डिया, और ब्रेडीकार्डिया है लो HBR या लो बीपी, निम्न HBR, हृदय धड़कन का कम रहना सामान्य रूप से। एक आता है इरिथमिया। इरिथमिया और इरिथमिया है इर्रेगुलर HBR, अनियमित HBR। हृदय धड़कन कभी कम रहना कभी ज्यादा रहना। और ये प्रॉब्लम कब होती है? जब ऐसे नोड पेसमेकर जो बताया अपन है हृदय की धड़कन को जो उत्पन्न करता है, अगर वो उसका प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, समय तंत्र हृदय की धड़कन का जो समय हो रहा है ना वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो बोला जाता है इरिथमिया अनियमित HBR। जो अपन ने बताया था कि ये पेसमेकर जो पाया जा रहा है इसके प्रॉपर वर्क नहीं करने से हृदय धड़कन का समय प्रॉपर नहीं रहता है, तो हृदय धड़कन कम ज्यादा रहना वो इरिथमिया बोला जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर ये जो ऐसे नोड है ना जिसको अपन पेसमेकर बोल रहे हैं, इसकी जगह कृत्रिम पेसमेकर का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग कौन सी स्थिति में करते हैं? तो आप ऐसी स्थिति में क्या बताओगे? इरिथमिया में कृत्रिम पेसमेकर का यूज करते हैं। कृत्रिम पेसमेकर क्या है? देखो जो ये ऐसे नोड है ना, ये मांसपेशियों की कुंडी है, इसमें वाइब्रेशन से हार्ट की मसल्स को प्रेरणा मिलती है, वो काम करते हैं। अब अपन कई बार जैसे अपने मोबाइल है वाइब्रेट होता है, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस ही तो है जो उसको वाइब्रेशन कराती है। ऐसे ही कृत्रिम पेसमेकर इरिडियम धातु का बना हुआ आता है जिसमें को अपने जो हार्ट का जो नेचुरल ऐसे नोड है पेसमेकर है उसकी जगह ग्राफ्टिंग की जाती है, उसमें वाइब्रेशन से हार्ट की मसल्स को प्रेरणा मिलती है। तो अनियमित HBR की स्थिति में कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक शब्द मैं बताता हूं जिसमें एक तो आता है
इस्कीमिया, एक वर्ड आता है इस्कीमिया। ये वर्ड क्या है? अगर हमारी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होना, हार्ट मसल्स को पर्याप्त रुधिर सप्लाई नहीं होना, पर्याप्त रुधिर सप्लाई नहीं होना। और एक शब्द जो आता है इसी में देखो, ये जो मैंने बताया टेकीकार्डिया, उच्च एचबीआर, ब्रेडिकार्डिया, लो एचबीआर, इरिथमिया, एनिथमिया, एचबीआर, एक इस्कीमिया वर्ड बताया, एक आता है कार्डियक हार्ट ब्लॉक, सॉरी हार्ट ब्लॉक। और हार्ट ब्लॉक कब बोला जाता है? नीले की दीवार में हृदय धड़कन का प्रसार नहीं होना, नीले की दीवार में हृदय धड़कन का प्रसार नहीं होना। अच्छा ये बताओ, धड़कन उत्पन्न होती है ऐसे नोड से, हृदय की जो धड़कन उत्पन्न होती है ऐसे नोड से, फिर जाती है एवी नोड, फिर पिरकंजे तंतु द्वारा नीले की दीवार में प्रसारित होती है, तभी तो नीले में संकुचन होगा, रुधिर बाहर आएगा। अगर नीले की दीवार में धड़कन का प्रसार नहीं होता तो रुधिर बाहर कैसे आएगा? तो क्या हुआ वो, यानी रुधिर बाहर नहीं आ रहा, तो वो क्या हुआ? हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक कि रुधिर नीले से बाहर नहीं निकल पा रहा, हार्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो बोला जाता है हार्ट ब्लॉक। एक बताया हार्ट फेल, एक बताया हार्ट ब्लॉक, और एक आता है हार्ट अटैक। एक शब्द जो आता है हार्ट अटैक, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल भाई। तो हार्ट फेल, हार्ट ब्लॉक, और एक मैं बता रहा हूं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को समझो, इधर ध्यान दो। हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करती है धमनियां, सभी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। बताओ, हार्ट भी तो बॉडी का ऑर्गन है, और हार्ट बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो लाइफ टाइम बिना रुके थके लगातार काम करता है। तो हार्ट को तो ब्लड की प्रम्पोर्ट सप्लाई जरूरी है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होना जरूरी है। हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको नाम दिया जाता है, हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी धमनी इसको बोला जाता है। कोरोनरी आर्टरी वो है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर हार्ट में से ही तो ब्लड निकल कर आया है, उसको सप्लाई करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? देखो, अभी जो अपन ने पढ़ा, हार्ट में से जो ब्लड बाहर आया वो चैम्बर में है, वो ब्लड हार्ट की मसल्स को नहीं मिल रहा है। मसल्स को ब्लड की सप्लाई हार्ट की कोरोनरी धमनी, ये भी इसकी एक शाखा है। पृष्ठमा धमनी की सारी तो शाखाएं निकलती है धमनियां, तो कोरोनरी धमनी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अपन ने पढ़ा था रुधिर के संगठन में कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो वो धमनियों की दीवार पर जमा होता है, जिससे धमनियां कठोर होती हैं। और जिस भी धमनी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, ये कई बार जमाव जब सख्त हो जाता है, जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, कैल्शियम जमाव के साथ ब्लॉकेज हो जाना, ऐसी स्थिति में जिस बॉडी ऑर्गन में वो धमनी जा रही है उसको ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। अब हाथ की धमनी में रुकी तो हाथ लटक गया, पैर की धमनी हो तो पैर, किसी का लेफ्ट ब्लॉक, किसी का राइट ब्लॉक, जिसको अपन बोलते हैं पैरालाइसिस, पक्षाघात लकवा। तो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना इनका कारण हो गया। अब अगर ये बताओ, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी धमनी, अगर कोरोनरी धमनी के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, कोरोनरी धमनी में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई रुकेगी कि नहीं रुकेगी? हार्ट की मसल्स को सप्लाई कर रही है कोरोनरी धमनी, अगर इसमें ब्लॉकेज हो गए तो हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई रुकेगी, और अब हार्ट में झटके लगना शुरू, जिसको अपन बोलते हैं हार्ट अटैक, हृदयाघात। तो ये जो स्थितियां होती हैं जो अपन ने बताया, हार्ट से संबंधित जो बताया अपन ने, तो हार्ट फेल बताया, हार्ट ब्लॉक, तीन शब्द आए, हार्ट फेल, हार्ट ब्लॉक और हार्ट अटैक। कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमाव से
कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमाव से ब्लॉकेज हो जाने पर कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई रुकना या बाधित होना, वो बोला जाता है हार्ट अटैक। एक शब्द पढ़ते हैं अपन एंजियोग्राफी, आज सुनते हो हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी का, कोरोनरी जो आर्टरी है ना उसके लिए एंजियोग्राफी की जाती है कि उसमें ब्लॉकेज जो हो गए वो ब्लॉकेज की स्थिति क्या है, जिससे हार्ट अटैक की स्थिति आई है वो स्थिति रहती है, तो एंजियोग्राफी की जाती है। उसके लिए एक अपन शब्द सुनते हैं ईसीजी। ईसीजी शब्द जो आता है, ईसीजी ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, इसके द्वारा हृदय धड़कन की नियमितता की जांच की जाती है कि हृदय धड़कन नियमित रूप से चल रही है या अनियमित रूप से चल रही है। तो हृदय धड़कन की नियमितता की जांच जो है वो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसी से मिलता शब्द एक आता है ईईजी। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, और ये ईईजी अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, ये अपने मस्तिष्क जांच से संबंधित होता है। तो ध्यान रखना ईसीजी और ईईजी दो अलग शब्द हैं। ईसीजी हृदय की धड़कन की अनियमितता की जांच और ईईजी है मस्तिष्क की जांच। जो अपन डिस्कस करेंगे, ये डिस्कशन कब करेंगे भाई अपन? नर्वस सिस्टम के अंदर, जब अपन ब्रेन को पढ़ेंगे तब इसे बताएंगे। तो ये हृदय की धड़कन के लिए मैंने बताया आपको कि हृदय धड़कन को जो पता है अपन ने, शुरू से ले रहा हूं मैं एक बार वापस से। हृदय धड़कन को सुना जाता है स्टेथोस्कोप से। भ्रूणावस्था में एचबीआर बताइए अपन ने 140 पर मिनट। भ्रूणावस्था में जो एचबीआर अपन ने बताई है वो अपन ने बताई है 140 पर मिनट, हार्ट बीट रेट जो बताई है। वयस्क में सामान्य रूप से अधिकतम न्यूनतम, तीन शब्द मैंने बताए, तीन शब्द जो मैंने बोले यहां से देखो नोट से जो मैंने बताया, टेकीकार्डिया उच्च एचबीआर, ब्रेडिकार्डिया निम्न एचबीआर, हाई बीपी लो बीपी, रिथमिया अनियमित एचबीआर, इस्कीमिया हार्ट मसल्स को पर्याप्त रुधिर सप्लाई नहीं होना। फिर शब्द आए तीन, हार्ट फेल, हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक। हार्ट फेल बताया अगर एचबीआर इससे डाउन पड़ रही है, जिसको अपन लो बीपी कह देंगे, रुधिर को ब्लड की सप्लाई रुक जाना। साइलेंट अटैक स्थिति इसमें आती है। हार्ट अटैक, कोरोनरी धमनी जो हार्ट में ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल्स को, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमाव से हृदय की धमनियों को रुधिर की सप्लाई रुकना, उससे हार्ट अटैक होगा। और हार्ट ब्लॉक बताया था, निलय की दीवार में हृदय धड़कन का प्रसार नहीं होता। और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो अपन ने बताया, हृदय की धड़कन की अनियमितता की जांच इससे की जाती है। ये मैंने इसको थोड़ा सा साइज में उस करके लिया था। ये हृदय धड़कन किससे सुनी जाती है, ये सारा। तो हृदय की क्रियाविधि को अपन ने डिस्कस किया, किस तरह से हृदय काम कर रहा है और किस तरह से हृदय से संबंधित जो क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसमें देखो जो क्वेश्चन अगर अपन डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन हो गया कि हमारे हृदय के चारों ओर झिल्ली कौन सी पाई जाती है, तो नाम क्या देंगे अपन? पेरिकार्डियम। हृदय की दीवार में कितनी भित्तियां हैं? तीन, एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हृदय की मसल्स जो हैं, कार्डियक मसल्स, वो पाई जाती है मीजोकार्डियम के अंदर। उसके बाद में हृदय में, मानव हृदय में कितने चैम्बर हैं? 4। और इन 4 चैम्बर में ऊपर के दोनों आलिन, नीचे के दोनों निलय। बाएं भाग में बह रहा है शुद्ध रुधिर, दाएं भाग में बह रहा है अशुद्ध रुधिर। तो दोहरा परिसंचरण इसको बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन इसको बोलेंगे। और यहां से ध्यान दें तो यहां से देखो, यहां तक रुधिर जो ला रही है पल्मोनरी शिरा, और यहां से जो लेके जा रही है पृष्ठ महाधमनी, इस शरीर की सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी। एक बार इस पॉइंट पे ध्यान दो, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनी, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्या बताया मैंने? पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनी। जनरली हम सुनते हैं कि धमनियां वो हैं जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है, O2 वाला, और शिरा वो हैं जिनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, O2 वाला।
धमनियां तो वो है जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है CO2 वाला, और शिराएं वो हैं जिनमें अशुद्ध रुधिर बहता है CO2 वाला। लेकिन यहां ध्यान दो, पल्मोनरी शिरा लेकिन रुधिर कैसा आ रहा है भाई? शुद्ध। पल्मोनरी धमनी लेकिन रुधिर कैसा है? शुद्ध, अशुद्ध। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? पल्मोनरी धमनी। ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है? पल्मोनरी शिरा। तो फिर धमनी शिरा की सही डेफिनेशन क्या दोगे? मैंने पहले भी बोल दिया, फिर बता रहा हूं। धमनियां तो वो है जो हार्ट से जाती हैं बॉडी ऑर्गेन में। देख लो इधर, ये भी बॉडी ऑर्गेन है, ये भी बॉडी ऑर्गेन्स हैं। तो धमनियां चलती हैं हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन। अब चाहे वो शुद्ध लेकर जा रही हैं और चाहे वो अशुद्ध लेकर जा रही हैं, पथ के आधार पर इनकी डेफिनेशन दोगे। तो धमनियां चलती है हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन, चाहे वो शुद्ध है चाहे वो अशुद्ध है। और शिराएं क्या हो गई बताओ? शिराएं हो गई बॉडी ऑर्गेन टू हार्ट। अब चाहे वो शुद्ध लेकर आ रही है चाहे वो अशुद्ध ला रही है। तो धमनियां चलती हैं हार्ट टू बॉडी ऑर्गेन और शिराएं चलती हैं बॉडी ऑर्गेन टू हार्ट। ये इनकी सही डेफिनेशन बताओगे। सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर है, सभी शिराओं में अशुद्ध है, लेकिन यहां उल्टा हो गया। एक ही शब्द आ रहा है पल्मोनरी, फेफड़ों से संबंधित जो है। पल्मोनरी धमनी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है सारी धमनियों को छोड़कर। पल्मोनरी शिरा ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है सारी शिराओं को छोड़कर। तो इस तरह से ये स्थिति चलती है। तो हार्ट की मैकेनिज्म अपन ने देखी कि हार्ट में 4 चैम्बर हैं, हृदय धड़कन की उत्पत्ति, ये सारा जो अपन ने बताया, वो जो सारा अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में जो अपन डिस्कस करेंगे, इससे थोड़ा सा जो पोर्शन और बच गया है वो भी अपन लेंगे इसके बाद में, वो लेंगे अपन अगली क्लास में।